दोस्तों एक लड़की जिसकी शादी तय हो चुकी थी और जो ये लड़की थी इसकी माँ सौतेली थी। पिता ने दूसरी शादी कर ली थी क्योंकि जो पिता की पहली पत्नी थी उसका देहांत हो चुका था। लड़की का नाम निशा था, 26 साल की बहुत ही खूबसूरत ये लड़की थी। जब इस लड़की की शादी होती है जिस लड़के के साथ, उसका नाम था अजय, जो कि एक आवारा लड़का था। जब शादी में 1-2 महीने का समय रह गया था तो ये लड़की जो थी निशा, इसने अपने होने वाले पति की थोड़ी मालूमात करने की कोशिश करी कि जिस लड़के से उसकी शादी रखी गई है क्या वो उसके लायक है या नहीं है। ये फ़ोन पे उससे बात किया करती थी। तो जो अजय है वो कुछ अजीब तरीके से निशा से बात किया करता था। अब कोई अपनी मंगेतर से बात करता है तो थोड़ा सलीका रखता है, लेकिन वो बिल्कुल एक आवारा लड़के की तरह उससे बात किया करता था। ऐसे बात किया करता था जैसे तो निशा जो उसकी होने वाली पत्नी नहीं, कोई उसकी गर्लफ्रेंड है और उससे वो हर तरह की बात करना चाहता था। शादी के बाद होने वाले जो भी उसके संबंध होने वाले थे उन सब चीज़ों के बारे में खुल के ये बात करना चाहता था, वो करता भी था। निशा को बहुत अजीब सा लगा। अब निशा को जब ये अजीब सा लगा तो इसने ये बात अपनी एक सहेली से करी। जब उस सहेली ने अपने किसी मिलने वाले के जरिए अजय की सारी कुंडली खंगाली तो पता लगता है कि जो अजय है ये आवारा लड़कों के साथ घूमता है, कोई काम धंधा करता नहीं है। इसके माता पिता इससे बहुत ज़्यादा परेशान है और ये सुधर जाए इसलिए इसकी शादी करवाना चाहते हैं। और अजय के जो घर वाले हैं ये निशा के घर वालों से बिल्कुल दहेज नहीं लेना चाहते थे, उनके लड़के की बस शादी हो जाए क्योंकि उसको कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। इस वजह से जो यहाँ निशा की सौतेली माँ है उसने निशा की शादी अजय से फिक्स कर दी थी कि खर्चा कुछ होना नहीं है, शादी में जो खर्चा होगा वो भी लड़के वाले भुगत रहे और दहेज कुछ मांग नहीं रहे, तो इनके सिर से एक बला उतरेगी। निशा पढ़ी लिखी समझदार ये लड़की थी, किसी कंपनी में जॉब किया करती थी और इसने अपनी शादी के बहुत अच्छे सपने संजोए हुए थे। लेकिन जब इसको ये सारी हकीकत के बारे में पता लगता है तो निशा एक रात को एक ऐसा कदम उठाती है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। ये अपने घर से भाग जाती है। जब निशा अपने घर से भाग गई तो ये दिशाहीन थी, कहाँ जाए ये क्या करेगी इसको कुछ भी पता नहीं था। लेकिन अगर इस घर के अंदर रहती तो डेफिनेटली उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी। निशा को खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि वो अपने बलबूते अपनी ज़िंदगी को सुधार सकती है, संवार सकती है, अपने फैसले वो खुद ले सकती है। लेकिन अपनी ज़िंदगी का फैसला वो किसी और के ऊपर छोड़ नहीं सकती है। जब निशा अपने घर से भाग गई और उसके बाद उसकी ज़िंदगी में क्या क्या मोड़ आए, उसको क्या क्या फेस करना पड़ा और क्या उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई या निशा जैसा सोचती थी कि वो अपनी ज़िंदगी को खुद मेंटेन कर सकती है, अपनी ज़िंदगी को खुद संवार सकती है, तो क्या वो अपनी उम्मीदों पर खरी उतरी? जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो राजस्थान का एक छोटा सा शहर या कस्बा कह लीजिए, भवानी मंडी, यहाँ पर रहा करती थी निशा। बचपन में जब निशा 12-13 साल की थी तो इसकी माँ का देहांत हो जाता है। जब इसकी माँ का देहांत हो गया तो निशा ये इकलौती इसके माता पिता की संतान थी। तो आसपास के लोगों ने और रिश्तेदारों ने इसके पिता को काफ़ी समझाया कि तुम्हारी भी पहाड़ जैसी ज़िंदगी अकेले कैसे जियोगे, और ये छोटी सी बच्ची, इसका भी कैसे तुम भरण पोषण करोगे, कैसे इसकी संभाल करोगे। और अगर तुम्हारे कोई लड़का होता तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन तुम्हारे घर में एक बेटी है, बेटी को संभालने के लिए एक महिला की आवश्यकता होती है क्योंकि इसकी कई सारी ऐसी ज़रूरतें हैं जिनको ये अपने पिता से कह नहीं पाएगी। इसको एक महिला की आवश्यकता पड़ेगी, तो तुम शादी कर लो। जो निशा के पिता चाहते तो नहीं थे कि वो किसी और महिला से शादी करे, लेकिन जब निशा के पिता ने देखा कि वाकई अकेले ज़िंदगी काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एक महिला का घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इन्होंने एक लड़की से शादी कर ली। अब जिस महिला से निशा के पिता की शादी हुई वो पहले से ही तलाकशुदा थी और उसके एक बेटा था। अब यहाँ पर ये शादी हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे समय जब आगे बढ़ता गया, निशा अच्छे स्कूल में पढ़ा करती थी, तो ये महिला जो निशा की सौतेली माँ थी ये अपने बेटे को भी अच्छे स्कूल में दाखिला करवाना चाहती थी। निशा के पिता की इतनी आमदनी नहीं थी, तो इस वजह से निशा का भी एक लोकल स्कूल के अंदर दाखिला करवा दिया जाता है। जबकि उस महिला के कहने पर जो निशा का सौतेला भाई था इसके अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया जाता है। निशा पढ़ने में अच्छी थी, संस्कारी ये लड़की थी, ये मेहनत करती है। उस लोकल स्कूल में पढ़ने के बाद भी ये अच्छे नंबर से पास हुआ करती थी। इसी तरह से समय बीतता गया, निशा ने अपनी पढ़ाई पूरी करी और उसके बाद ये जॉब के लिए अप्लाई करने लगी। सौतेली माँ का व्यवहार निशा के लिए तो पहले खराब ही था, लेकिन निशा जो थी अब इन सब चीज़ों में एडजस्ट करना सीख चुकी थी। जब निशा जॉब करने लगती है तो इसको मंथली सैलरी जो थी 8 या 9 हज़ार रुपये मिला करती थी। ये जितनी भी सैलरी घर पे लेके आती थी सौतेली माई से ले लिया करती थी। निशा फिर भी कुछ पैसे अपनी भविष्य के लिए बचा के रखा करती थी। निशा ने इसी तरह से 2 साल नौकरी करते हुए अपने लिए कुछ 30-40 हज़ार रुपये इकट्ठे कर लिए थे। अब यहाँ पर निशा जब 24 साल की हुई तो यहाँ पर निशा की शादी की फिक्र निशा के पिता को हुई, लेकिन निशा की जो माँ थी वो निशा की शादी करवाना नहीं चाहती थी।
क्यों? क्योंकि एक तो निशा की शादी में खर्चा होना है, दहेज देना पड़ेगा। दूसरी बात, जो घर में ये कमा के लाती है उस पैसे से निशा की माँ की काफ़ी हेल्प हुआ करती थी। अब वो चाहती नहीं थी कि निशा की शादी करके वो अपने इस कमाई के जरिए को बर्बाद कर दे, ख़त्म कर दे। और जो निशा का सौतेला भाई था वो आवारागर्दी करता था, पढ़ने लिखने में ज़्यादा तेज तर्रार था नहीं, लेकिन निशा को अपनी बड़ी बहन की तरह माना करता था, उसकी हर बात को ये माना करता था। अब इस तरीके से निशा की जब शादी तय हो जाती है अजय के साथ, तो यहाँ पर देख दिखाई हो जाती है, अजय की काफ़ी तारीफ की जाती है। अजय के माता पिता कहते हैं हमारा बेटा बहुत लायक है, खुद का बिजनेस है, अच्छा पैसा कमाता है, आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे हमारे घर में जब ये आएगी तो बहू बन के। इस तरह की तमाम बातें हो जाती है। अब जो निशा थी ये अपने होने वाले पति अजय से बात करना चाहती थी, लेकिन जो अजय के माता पिता है वो अजय से निशा की बात नहीं होने दिया करते थे, वो खुद फ़ोन ले लिया करते थे। अजय सिर्फ हाय हेलो करता, उसके बाद इसके माता पिता ही निशा से बात किया करते थे। निशा को थोड़ा खुटका हुआ, इसने इसके दिल में जो ये खुटका था इसके बारे में अपनी एक सहेली को बताया। जब सहेली को बताया तो उसने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। यहाँ पर जो निशा का भाई था उसको भी अजय की जो हरकतें थी ये कुछ समझ में नहीं आई। उसने भी निशा से कई बार बोला कि दीदी जो होने वाले पति हैं आपके, जो जीजा जी हैं, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। खैर दोनों बहन भाइयों में जब इस तरह की तेपाई हुई तो यहाँ पर जो सहेली थी उसने अजय की सारी कुंडली निकाल के निशा के सामने रख दी। उसने अपने लिंक से अजय के बारे में मालूमात करवाई थी। तो यहाँ पर जब निशा को पता लगता है कि अजय जो है एक किस्म का आवारा और बेगैरत ये लड़का है, कोई काम धंधा करता नहीं है और लड़का भी कोई संस्कारी नहीं है और निशा की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है, ये सारी बात जब निशा को पता लगती है तो ये अपने कमरे में बैठ के रो रही थी। जब ये रो रही थी तो निशा का सौतेला भाई इसके पास आता है, कहता है दीदी रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है, माँ ने कुछ कह दिया है या कोई बात हो गई है? निशा कहती है नहीं कुछ नहीं भाई, बात यह है कि जिससे मेरी शादी होने वाली है अजय, वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ एक आवारा किस्म का लड़का है, नशे पत्ते सब तरह के करता है। इसके माता पिता खुद इससे दुखी है और मुझसे शादी करा के वो चाहते हैं कि मैं उसके बेटे को सुधार दूँ, तो ये तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली बात है। तो यहाँ पर जो निशा का सौतेला भाई है वो कहता है कि ठीक है मैं माँ से बात करता हूँ और माँ से बात करने के बाद जो आपका ये रिश्ता है इसको तोड़वा देते हैं। निशा कहती कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि माँ तो चाहती है कि मेरी बिना खर्चे के शादी हो जाए और वो इस रिश्ते को तोड़वाने के लिए कभी भी राजी नहीं होगी। लेकिन जो निशा का सौतेला भाई है वो एक कोशिश करना चाहता था, ये अपनी माँ से बात करता है कि माँ जो लड़का आपने देखा है वो तो बहुत बेकार है, वो दीदी के लायक नहीं है, आप ऐसे कीजिए कि उससे दीदी का रिश्ता जो है तोड़वा दीजिए निशा का, और उसके बाद हम किसी अच्छे घर में निशा दीदी की शादी करवाएंगे। जो सौतेली माँ थी वो साफ मना कर देती है कि नहीं, जो मैंने फैसला ले लिया वो फैसला अटल है, अब इस रिश्ते को मैं मना नहीं कर सकती, इससे हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, फिर तो निशा का कहीं रिश्ता भी नहीं बैठेगा, तो इसकी शादी होने दो। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अजय भी आज नहीं तो कल सुधर ही जाएगा और वो अपने काम धंधे में ध्यान देने लग जाएगा जब बच्चे वगैरह हो जाएंगे। अब इस तरह की बात जब इस लड़के ने सुनी तो इसने कहा कि माँ तो वाकई नहीं मानेगी, दीदी जो बोल रही थी बिल्कुल सही बोल रही थी। ये खुद भी तहकीकात करता है तो इसको पता लगता है कि अजय वाकई निशा के लायक नहीं है। यहाँ पर अब दोनों बहन भाई बैठ के प्लानिंग करते हैं कि अब क्या किया जाए, कैसे इस मुसीबत से निजात पाई जाए। यहाँ पर निशा में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो बड़ा कदम उठा सके, लेकिन जो यहाँ निशा का भाई था वो निशा की हिम्मत बनाता है। वो कहता है कि दीदी इस सब चीज़ों से अगर आपको बचना है तो एक ही रास्ता है, आप इस घर को छोड़ के चले जाओ। आप जहाँ भी जाओगे, जैसे भी रहोगे, कम से कम यह है कि आप अच्छी ज़िंदगी जी सकोगे। लेकिन अगर ऐसे शराबी कबाबी के साथ आपकी ज़िंदगी बांध दी गई, आपको बांध दिया गया, तो आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद होकर रह जाएगी। अब इस तरह की बात जब निशा सुनती है तो इसको भी ये फैसला सही लगता है। निशा कहती है कि फिर मैं यहाँ से जाऊँगी तो फिर जाऊँगी कहाँ, मैं कहाँ रहूँगी, कैसे अपना गुजारा करूँगी, ये सारी बातें। तो यहाँ पर जो निशा का भाई है वो कहता है कि दिल्ली में उसके मामा जी रहते हैं, आप उनके यहाँ चली जाओ, थोड़े दिन वहाँ रहना, वहाँ पर जॉब करना और उसके बाद आगे की प्लानिंग करना। आपको तो मैं मामा जी से बात कर लेता हूँ, मामा जी हमारी बात को ज़रूर समझेंगे। खैर निशा कहती कर लो आप बात। अब जो लड़का है अपने मामा जी से बात करता है, सारी बात बताता है। तो जो निशा के सौतेले भाई का जो मामा था वो इन सारी बात को समझने के बाद कहता कि निशा को तुम यहाँ भेज दो, उस घर के अंदर अगर निशा की शादी होती है तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब यहाँ पर बिना किसी को बताए जो निशा है अपने घर से जो इसने सेविंग की हुई थी 30-40 हज़ार रुपये वो रखती है अपनी जेब में, कुछ कपड़े वगैरह अपने ले लेती है और रात को 9 बजे के लगभग जो जम्मू तवी ट्रेन है जो मुंबई बांद्रा से वैष्णो देवी कटरा के लिए जाती है उसके अंदर ये बैठ जाती है। इसके पास टिकट नहीं था, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी, ये जाके सीधे रिजर्वेशन डब्बे में बैठ जाती है। और जब ट्रेन चल पड़ती है तब तो यह निशा को टेंशन होने लगती है कि कहीं टीटी आ गया तो इसके पास टिकट नहीं है, क्या करेगी। ये बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, पूरे कंपार्टमेंट के अंदर इधर से उधर ये चक्कर काट रही थी। जब निशा इस तरीके से इधर उधर चक्कर काट रही थी
तो अधिकतर सवारियां रात का टाइम था तो सो चुकी थी। तो निशा जो है एक शख्स से टच होती हुई वहाँ से निकल जाती है। वो था जितेंद्र। जितेंद्र मुंबई से दिल्ली की तरफ जा रहा था। जब निशा उससे टकराई तो निशा ने उसको सॉरी बोला। जितेंद्र की नींद खुल चुकी थी। वो उठ के बैठ जाता है। जितेंद्र को भी वॉशरूम जाने की तलब लगती है, वॉशरूम की तरफ चल पड़ता और उस तरफ ही निशा जा रही थी। ये वॉशरूम के अंदर जाता है, वहाँ पर फ्रेश वगैरह होने के बाद बाहर निकलता है तो देखता है जो निशा है वो दरवाजे के पास गुमसुम बाहर की तरफ देखती हुई खड़ी थी। निशा के दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे और वो जिस तरीके से डरी घबराई हुई सी थी, उसकी उसके चेहरे के भाव घबराए हुए से थे। तो यहाँ पर जितेंद्र को कुछ अजीब सा लगा। उसने निशा से बोला कि मैडम आपकी सीट कहाँ पर है। निशा जैसे ये बात सुनती है तो उसको डर लगा कि कहीं टीटी तो नहीं पूछ रहा मुझसे ये बातें चीज़ें। तो निशा कहती कि वो मेरी सीट अगले कंपार्टमेंट में है, तो क्या आप यहाँ पर दरवाजे पे क्यों खड़े हो, जितेंद्र ने पूछा। तो निशा कहती बस वैसे ही मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी तो फ्रेश एयर लेने के लिए मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ। जितेंद्र कहता है इस तरीके से दरवाजे पे खड़ा रहना खतरनाक हो सकता है। कोई हवा का झोंका आ जाए, कोई आपको टल्ली लग जाए या किसी भी तरह से कुछ भी हो सकता है। अगर आप ट्रेन से नीचे गिर गई तो कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है। आप ऐसा कीजिए अपनी सीट पर जाके बैठिए। अब इस तरीके से जब निशा उससे बात होती है तो निशा कहती ठीक है मैं जा रही हूँ। अब निशा दूसरे कंपार्टमेंट की तब तो चल पड़ती है और जब वो जा रही थी तो निशा को पीछे से जितेंद्र खड़ा खड़ा देख रहा था। अब निशा की अगर कोई सीट होती तो वो सीधे सीधे जाती अपनी सीट को ले लेती, लेकिन यहाँ उसके पास कोई सीट ही नहीं तो क्या करती। रात का अंधेरा था, ट्रेन में लाइटें बंद हो चुकी थी, थोड़ी बहुत एक दो लाइटें जली हुई थी जिसमें हल्की फुल्की परछाई जैसा इंसान नजर आ रहा था। जितेंद्र को कुछ खुटका हुआ कि इस लड़की के साथ जरूर कुछ ना कुछ तो गलत बात है। जितेंद्र भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। जितेंद्र उसके पास गया। उसने कहा क्या हुआ मैडम, अंधेरे में आपको आपकी सीट नहीं मिलती है। निशा कहती है कि सीट तो बस यहीं कहीं है, मैं अभी देख लूँगी, ढूंढ लूँगी। जितेंद्र कहता है सही बात बताओ, आपके साथ कोई है या अकेले सफ़र कर रही हो। निशा कहती है अकेले ही सफ़र कर रही हूँ। कि आप कहाँ से आई हो। निशा कहती है मैं भवानी मंडी से बैठी हूँ। आपके पास टिकट है या नहीं है। निशा कहती है मेरे पास टिकट नहीं है और मेरी कोई सीट भी नहीं है और मुझे डर लग रहा है कि कहीं टीटी आ गया तो फिर वो क्या ही करेगा। तो जितेंद्र कहता है कि आप मेरे साथ आओ। जितेंद्र उसको अपने साथ ले आता है, अपनी सीट पे बिठाता है और अपनी सीट पे बिठाने वाली निशा से बात करता है कि क्या हुआ। निशा अपनी सारी बात जितेंद्र को बता देती है। जितेंद्र जब निशा की सारी बात सुनता है तो जितेंद्र भी सोचने पे विवश हो जाता है कि वाकई एक लड़की अब इस कंडीशन में कर भी क्या सकती है। क्या लड़कियों को भेड़ बकरी की तरह किसी को भी बेच दिया जाए, किसी के साथ भी बांध दिया जाए। क्या उनकी कोई मर्जी नहीं होती, क्या उनकी कोई ज़िंदगी नहीं होती। जितेंद्र के दिमाग में कई सारे सवाल। खैर जितेंद्र और निशा में जब इस तरीके से बात चलती है तो इतने में टीटी आ जाता है। जब टीटी आया तो उसने टिकट मांगी। जितेंद्र ने अपना टिकट दिखा दिया, टीटी ने उसको राइट कर दिया। अब निशा से टिकट मांगा तो जितेंद्र कहता है ये मेरे साथ ही है, लेकिन जल्दबाजी में हमारा प्रोग्राम बनाया साथ में चलने का तो ये टिकट नहीं ले पाए। टीटी कहता है फिर इनका जुर्माना लगेगा। तो जितेंद्र कहता है कि आप बना दो टिकट इनका जो भी, और ये मेरे साथ ही सीट शेयर करके चली जाएंगे, आगे का सफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर टीटी जो है निशा का एक टिकट बनाता है। जितेंद्र यहाँ पैसे देने को होता है, लेकिन यहाँ निशा के पास भी पैसे थे। निशा कहती मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं अपना टिकट बनवा सकती हूँ। निशा वहाँ पर टिकट बनवा लेती है। अब ये चल पड़ते हैं। तो ऐसा है कि ये इसी तरह से सफ़र करते हैं। सुबह दिल्ली पहुँच जाते हैं। जब दिल्ली पहुँचते हैं निशा भी उतर जाती है, जितेंद्र भी उतर जाता है। अब निशा यहाँ पर जो एड्रेस था जो उसके सौतेले भाई ने दिया था उसके मामा का, तो मामा के घर के लिए निकल पड़ती है। तो ये बाहर टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी। जितेंद्र भी बाहर निकलता है, ऑटो टैक्सी का इंतज़ार कर ही रहा था। ये दोनों एक टैक्सी शेयर कर लेते हैं। उस टैक्सी में बैठ के ये चल पड़ते हैं। अब ये चल पड़ते तो रास्ते में और बातें होती है। जितेंद्र को निशा बहुत पसंद आई और ये पढ़ी लिखी भी थी। तो यहाँ जितेंद्र जो है निशा से अपना मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लेता है। जितेंद्र कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करोगी। तो निशा कहती है कि बस हम मैं कोई जॉब वगैरह देखूंगी और यहाँ पर उनके कोई रिश्तेदार रहते हैं उनके यहाँ पर रहा करूँगी। तो इस तरीके से जितेंद्र कहता है कि अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो आप मुझे एक बार कॉल कर लीजिएगा, और अगर मेरे ऑफिस में कोई आपके लिए काम हुआ तो मैं आपको ज़रूर ऑफ़र कर दूंगा। निशा खैर वहाँ पहुँच जाती जहाँ पर इसके मामा जी रहा करते थे। मामा जी निशा को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इसको अपने घर के अंदर ले लेते हैं। निशा वहाँ पर रहने लग जाती है। निशा अपनी सारी बात मामा जी को बताती है। मामा जी भी सारी बात विचारधीन होकर सुनते हैं। मामा और मामी दोनों निशा को फुल कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इधर भवानी मंडी में जो निशा की माँ है सौतेली, ये परेशान थी कि आखिर बेटी चली कहाँ गई, और यहाँ पर जो इसकी मालूमात करने के लिए तमाम तरह से पूछताछ की जाती है। तमाम तरह के रिश्तेदारों को बात की जाती है कि निशा तुम्हारे घर तो नहीं आई, न जाने किस लड़के के साथ भाग गई, करमजली ये लड़की थी, इसने हमारी तुम इज्जत मिट्टी में मिला दी। इसी तरीके से बात जब दिल्ली पहुँचती है तो जो निशा के मामा जी है वो बताते हैं उसको कि निशा हमारे पास है और यहाँ पर महफूज है, और तुम किस लड़के से इसकी शादी करवाना चाहती थी, जो लड़का बिल्कुल अमली है, शराबी कबाबी है, ऐसे बिगड़े हुए लड़के के साथ इस खूबसूरत फूल जैसी लड़की का तुम हाथ देना चाहती थी।
क्या इसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो? इससे तुम्हारी ऐसी क्या दुश्मनी है? वो कहती है कि भाई इससे दुश्मनी तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसके अच्छे से घर में शादी हो जाए, और शादी में कोई खर्चा भी नहीं हो रहा, हमारी कंडीशन भी ऐसी नहीं है कि हम ज़्यादा पैसा लगा के इसकी शादी कर सकें अच्छे घर में। तो निशा के जो मामा जी वो कहते हैं अपनी बहन को कि भाई तू इसकी शादी करवाना चाहती है, कम खर्चे में करवाना चाहती है, तो कम से कम लड़का तो अच्छा देख ले। ऐसे अमली और बिगड़े लड़के के साथ इस लड़की की शादी करके इसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी। वो कहती है वो कुछ भी हो, सबके अपनी अपनी किस्मत होती है। वो कहते हैं कि निशा हमारे पास ही है और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, और ये यहाँ पर ही रहेगी। निशा वहाँ पर रहना शुरू कर देती है। अब निशा यहाँ पर जो नौकरी की तलाश में थी, इसको याद आता है कि जितेंद्र ने उसको मोबाइल नंबर दिया था, तो ये जितेंद्र को कॉल लगाती है, जितेंद्र से बात होती है, तो वो अपने ऑफिस में इसको बुलाता है। जितेंद्र का एक कॉल सेंटर था, वो वहाँ पे चलाया करता था, निशा को वहाँ पे जॉब दे देता है। निशा उस ऑफिस के अंदर जॉब क्या करती थी, इसको महीने की 20,000 रुपये सैलरी यहाँ पर मिलने लग जाती है। निशा खुश थी कि इसको 20,000 सैलरी मिल रही है और ये अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। अब यहाँ पर जब निशा रोज़ जॉब पे जाती वापस आती, तो यहाँ पर जितेंद्र से उसकी काफ़ी मुलाकात हुआ करती थी। एक दिन जितेंद्र निशा से अपने प्यार का इजहार कर देता है। जब निशा से जितेंद्र प्यार का इजहार करता है, तो निशा भी कहीं ना कहीं जितेंद्र को प्यार करने लगी थी। निशा भी अपने प्यार का इजहार जितेंद्र को कर देती है। अब ये दोनों मिला करते थे, साथ में आते साथ में जाते, दिन भर साथ में ही रहते। धीरे धीरे जो जितेंद्र और निशा, इन दोनों की बाउंडिंग बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। जितेंद्र अपने घर वालों से बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है, और व्हाट्सएप के जरिए जो निशा की फ़ोटो है ये अपने माता पिता को दिखाता है। निशा को देखते इसके माता पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जितेंद्र कहते हैं कि इससे हमको कब मिलवाओगे? जितेंद्र कहता है कि जब भी मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिलती है तो मैं आपको इससे ज़रूर मिलवाऊंगा। कि जितेंद्र निशा को अपने घर लेके जाता है, अपने माता पिता से मिलवाता है। जब यहाँ पर माता पिता से जितेंद्र निशा को मिलवाता है, तो उसके माता पिता निशा से सारी इसकी बात पूछते हैं, तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम कौन हो, क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें जो भी एक लड़के के माता पिता किसी लड़की से पूछताछ करते हैं वो सब। तो यहाँ पर निशा अपनी सारी ज़िंदगी की कहानी इसको सुना देती है कि जो जितेंद्र के माता पिता है वो निशा को स्वीकार कर लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता जो है वो लेके हम तुम्हारे घर आएंगे, तुम रहती कहाँ हो? निशा अपना एड्रेस दे देती है जहाँ पर ये रह रही थी, अपने मामा के यहाँ। तो जो जितेंद्र के माता पिता जितेंद्र के साथ उस घर में पहुँचते हैं। निशा यहाँ अपने मामा को बता चुकी थी कि वो एक लड़के से प्यार करती है और वो रिश्ता लेके यहाँ पर आने वाले हैं मिलने के लिए। ये भी घर को अच्छे से सजा देते हैं। और जितेंद्र के माता पिता जब उस घर में पहुँचते हैं, तो यहाँ पर जो निशा के मामा है वो उनकी बहुत ज़्यादा आवभगत करते हैं। यहाँ आने के बाद इनमें रिश्ते की तय पाई हो जाती है। इनके यहाँ पर शादी की तारीख निकलवा दी जाती है 24 मई 2023 को। और 24 मई 2023 का जब ये समय आने वाला होता है, तो यहाँ सारे रिश्तेदारों को खबर कर ही दी जाती है कि निशा की यहाँ पर शादी तय कर दी गई है, एक अच्छा सा लड़का है। जैसे ही निशा की सौतेली माँ को इस बात का पता लगता है, तो उसके तो छाती पे सांप लौटने लग जाते हैं। वो दिल्ली आती है तो यहाँ पर निशा से मिलती है। निशा वो गले लगाती है, उससे बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करती है, और ये सोचती है कि उस लड़के से तो मिला जाए कि आखिर जिससे निशा की शादी होने वाली है। फोटो वगैरह देख चुकी थी, लड़का हाई प्रोफाइल था, करोड़पति ये लड़का था। ये चीज़ देखने के बाद निशा की माँ, जो सौतेली माँ थी, इसकी छाती में तो आग लग जाती है कि हाय, इस लड़की को इतना अच्छा रिश्ता कैसे मिल गया, यहाँ तो इसका मैं रिश्ता होने नहीं दूंगी, ये सुखी कैसे रह सकती है। ये जितेंद्र को कॉल लगाती है, नंबर ये ले ही चुकी थी। जितेंद्र कहती है कि मैं निशा की माँ बोल रही हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जितेंद्र निशा की माँ से मिलता है, तो निशा की माँ कहती है कि ये जो लड़की है इसकी मैं पहले कहीं सगाई करा चुकी हूँ, और जो लड़का है वो इसको बहुत ज़्यादा चाहता था, लेकिन ये वहाँ से शादी तोड़ के भाग के आ चुकी है। और जब ये घर छोड़ के भाग गई, तो इसका कोई भरोसा नहीं कि तुम्हारे घर में भी तुम्हारे साथ ये ईमानदारी से रहेगी या तुम्हारा घर भी छोड़ के चली जाएगी। तो थोड़ा सोच समझ के फैसला लेना, क्यों अभी तुम्हारी शादी हुई नहीं, अभी तो सिर्फ सगाई हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, जबकि अपनी बेटी के लिए कोई माँ बुराई थोड़ी करती है। जब इस तरह की बात जितेंद्र निशा की माँ से सुनता है, क्योंकि जितेंद्र को तो निशा की सारी कहानी पहले ही पता थी, वो ट्रेन में सब कुछ बता ही चुकी थी, तो जितेंद्र के सामने कुछ छुपा नहीं था। लेकिन निशा की सौतेली माँ को ये सब कुछ बातें पता नहीं थी। जितेंद्र कहता कोई बात नहीं आंटी, मैं देखता हूँ। उस वक्त तो बात हो जाती है। निशा की माँ बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब जो जितेंद्र है निशा से अपना रिश्ता तोड़ लेगा, और यह है कि फिर उसके बाद निशा की ये जहाँ चाहेगी वहाँ शादी करवाएगी, और इसकी शादी अपने आसपास ही कहीं करवाएगी, जिससे कि इसका जो निशा से बेनिफिट होता था वो होता रहे। अब इस तरीके से शादी वाला दिन आ जाता है। यहाँ पर सारी धूमधाम से वही तैयारियाँ शुरू हो जाती है, और निशा की शादी के लिए जो भी पैसे वगैरह थे वो जितेंद्र अपनी जेब से लगाता है, क्योंकि निशा के जो मामा थे वो भी कोई इतने पैसे वाले तो थे नहीं, और जितेंद्र को अपने स्टैंडर्ड से शादी करनी थी, तो काफ़ी पैसा ही अपनी जेब से लगाता है। अब यहाँ पर जो जितेंद्र था निशा को सारी बात बता चुका था कि उसकी माँ उससे आके मिली थी और इस तरीके से उसको बता रही थी।
निशा को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ये अपनी माँ के पास जाती है, अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने हमेशा से जैसा आपने कहा वैसे ही काम किया, जैसा आपने कहा वैसे स्कूल में मैं पढ़ी, जो आपने बोला वही मैंने घर का काम किया, जहाँ आपने कहा मैं वहीं बैठी, जहाँ आपने कहा वहीं मैं खड़ी हो गई। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ के रूप में ही माना, लेकिन मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि आप मुझे आज भी अपना दुश्मन मानती हो? आज मेरा घर बसने वाला है, इतना प्यार करने वाला मुझे लड़का मिला है, आप उसको भी मेरे खिलाफ भड़का के आ गई। वो कहती, नहीं मैंने कहाँ भड़काया, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। क्या आप जितेंद्र से मिले तो उसको आपने मेरी ज़िंदगी की सारी कहानी बताई है कि मेरी कहीं और सगाई हो चुकी थी, मैं घर से भागी हुई हूँ। निशा की माँ कहती कि अरे बेटा, वो तो बस मेरे मुंह से निकल गया था बरबस। निशा कहती कि मैं जितेंद्र को मेरी सारी ज़िंदगी की कहानी पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं किस कंडीशन में अपने घर से भागी थी और किस कंडीशन में यहाँ पर पहुंची हूँ। और जितेंद्र से मुलाकात उसी रात को मेरी ट्रेन के अंदर हो चुकी थी और उसी रात को मैंने जितेंद्र को हर चीज़ बता दी थी, उससे मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। तो आप जो चाहती हो वैसा कभी हो नहीं सकता। जितेंद्र और मैं एक दूसरे से दिलो जान से प्यार करते हैं। निशा की माँ जब देखती है, इस सब चीज़ों को सुनती है, तो यहाँ पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको फील होता है कि जो लड़की इतना आदर सम्मान अभी भी उसका कर रही है, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी अपनी माँ से इतने सलीके से इतने प्यार से बात कर रही है। और ये औरत क्या कर रही थी? उसका ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रही थी, सिर्फ अपने छोटे से फ़ायदे के लिए। तो ये अपनी बेटी से माफ़ी मांगती, निशा से कहती, बेटा मुझे माफ़ कर दो। जिस दिन मैं तुम्हारे पिता के साथ शादी करके तुम्हारे घर आई थी और मैंने तुम्हें देखा था, उसी दिन से मुझे न जाने कि तुमसे नफरत हो गई भी। मैं तुम्हें इस घर के अंदर देखना नहीं चाहती थी। मैंने तुम्हें हर तरीके से परेशान करा, मैंने हर तरीके से तुम्हें टॉर्चर करा, जिससे कि मेरे बेटे को ज़्यादा सुविधाओं का आनंद लेने को मिले और तुम्हारे हिस्से की खुशी भी मेरे बेटे को मिल जाए। लेकिन तुम फिर भी लायक थी, तुम फिर भी संस्कारी थी, तुमने हर चीज़ को सहन किया और हर तरह से मेरा और अपने पिता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। मैं तुम्हारी माँ के लाने लायक तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। निशा कहती, आप तो माँ मेरी हो ही सही, और उसी दिन से मेरी माँ का हक तो आप ले ही चुके हो जिस दिन से मेरे पिता से आपने शादी करी थी। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, कोई मलाल नहीं है, कोई गिला नहीं है, लेकिन अब आगे से मेरी ज़िंदगी में कोई दखल देने की कोशिश मत करना, मेरी ज़िंदगी को ख़राब और तबाह करने की कोशिश मत करना। निशा की माँ को बहुत शर्मिंदगी थी। यहाँ पे निशा की शादी करवाई जाती है। यहाँ पर जो निशा है, शादी के बाद विदाई होती है, अपने घर चली जाती है, अपनी माँ से लिपट के रोती है, अपने मामा मामी से लिपट के रोती है, अपने पिता से लिपट के रोती है। और जो निशा का भाई था, वो निशा की अब खुशहाल ज़िंदगी देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। खैर, निशा की यहाँ विदाई हो जाती है, जितेंद्र के साथ ये चली जाती है। आज 2026 चल रहा है, निशा और जितेंद्र के एक बेटा है और इसकी बहुत ही शिद्दत से ये परवरिश कर रहे हैं। तो ज़िंदगी में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हमारी ज़िंदगी के फैसले कोई और करे। हाँ, अच्छे फैसले अगर कोई करता है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन कोई आपके कंधे पे पैर रख के आगे बढ़ना चाहता है या आपको यूज़ करके आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके खुद का स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, तो ऐसे वक्त पे अगर ज़िंदगी में मजबूत और कड़े फैसले भी लेने पड़े तो ले लेने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एटलीस्ट है तो हमारी, और इसके महत्वपूर्ण फैसले हमारे ही होने चाहिए। तो ये थी आज की कहानी, और इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके जो भी विचार हो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।